हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम चैप्टर में आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो आपको इजी लगे। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन की। अ लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन एक ऐसा स्ट्रेट फिगर होता है जिसकी कोई थिकनेस यानी मोटाई नहीं होती है और दोनों तरफ से इसे इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये लाइन है, लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको दोनों डायरेक्शन, दोनों एंड से कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो यह है आपकी लाइन। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन के एक पार्ट को जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसकी लेंथ फिक्स होती है और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक लाइन है, लाइन का एक पार्ट है, हमने ले लिया है, सेगमेंट ले लिया है लाइन का। इसको सपोज नाम दे दिया है ए बी और सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी फिक्स लेंथ हो गई, इसके दो एंड पॉइंट्स हो गए। अब इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ना इधर से और ना इधर से। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। ये जैसे लाइन है, इसका कोई एक पार्ट ले लिया, फिक्स पार्ट ले लिया कि इतने इसकी लेंथ होनी चाहिए, तो वही लाइन सेगमेंट होता है। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जो ए है और ये बी है, ये दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसकी लेंथ फिक्स होती है। ये है आपका लाइन सेगमेंट। इसके बाद आ जाता है रे। रे क्या होता है? पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है, यानी दूसरी तरफ इसे कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे ये है आपका रे, तो रे क्या होता है? पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट्स। ये इसका एक एंड पॉइंट है, यानी दूसरी तरफ इसको कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इधर इधर हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो रे होता है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इफ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points. Otherwise, they are called non-collinear points. अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हों तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में ना आ रहे हों तो उसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे सपोज ये लाइन है और इसमें पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तो देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी और सी ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें, सपोज ये हमारी एक लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट हैं ए और बी, लेकिन सी इसके ऊपर नहीं है, कहीं अलग है। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ए बी और सी हम कह सकते हैं कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको रिवाइज करना जरूरी है। तो देखिए एंगल क्या होता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब किसी एक ही पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो एक एंगल बनता है। जैसे ये एक पॉइंट है और यहां से दो रेज निकल रही हैं, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। तो एक ही पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो यहां पे ये जो है ये एंगल फॉर्म होता है। तो इसी को हम कहते हैं एंगल। यानी एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। किसी सेम पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो एंगल को फॉर्म करती हैं। एंगल कितने टाइप के होते हैं ये भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल
मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रेज इधर निकल गई और एक रेज इधर निकल गई, और यहाँ पे सपोज इसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो जो 30 डिग्री है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स जो 30 डिग्री का एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिनका मेजर्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, वो सभी एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल फिक्स्ड है कि वो 90 डिग्री का ही होगा। तो जो भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री के होंगे, उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये आपका है राइट एंगल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इस तरह के सभी एंगल होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एग्जांपल लें तो ये देखिए, अगर हम इसको 120 डिग्री का एंगल बना दें तो 120 डिग्री जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि 120 डिग्री जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े हों, बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से छोटे हों, तो वो होते हैं आपके ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का जो एंगल होगा इस तरह से ये रेज से बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा आपका 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो सभी एंगल्स होंगे रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इस तरह से ये एक एंगल बना है, और ये वाला जो एंगल है ये जो है आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। सपोज अगर अंदर वाला जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये होगा 330 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट एंगल भी एक एंगल होता है, वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है 330 डिग्री का, ये आपका एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये आपने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 7th 8th में भी पढ़े हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एंगल बना है और एक एंगल और बना है। सपोज ये बना है 30 डिग्री का और ये बना है आपका 60 डिग्री का। इसको हम नाम दे देते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहां पे दो एंगल्स का सम 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अगर इस फिगर की बात करें तो देखिए यहां पे एंगल ए बी और यहां पे हम नाम दे देते हैं सपोज ए बी सी और ये हो गया डी। तो एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको नाम देंगे डी बी सी। और एंगल डी बी सी, इनका जो सम है वो होगा 90 डिग्री। तो ये जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है दो एंगल्स का सम ऐड करने पे अगर उनका सम जो है वो 90 डिग्री आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो देखिए किस तरह से, अगर सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये जो है 60 डिग्री का एंगल है और ये एंगल है आपका 120 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री होता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। यानी कि दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं यदि उनका वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म भी कॉमन हो। देखिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सपोज एक ये पॉइंट है और यहां से एक ये एंगल इधर को बन रहा है और एक एंगल ये इधर को बन रहा है, इस तरह से सपोज, और इसको हम सपोज ये है आपका एंगल 1 और ये है एंगल 2, दो एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2 इनका कॉमन वर्टेक्स है ये वाला, क्योंकि यहीं से ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ये आपका कॉमन हो गया। देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसमें भी ये पॉइंट आ रहा है, इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आ रहा है, तो ये जो है आपका कॉमन वर्टेक्स है। और दूसरा है एंड अ कॉमन आर्म, और एक आर्म कॉमन भी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ये वाली जो आर्म है वो इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है, तो एक आर्म कॉमन होती है, ये आपके हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये आपके हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर क्या होता है? व्हेन टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन में बन रहे हो और उनका सम 180 डिग्री हो तो वो होते हैं लीनियर पेयर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये लाइन है, एक एंगल यहाँ 60 डिग्री का है और यहाँ एक एंगल है ये 120 डिग्री का है, और इनका अगर हम सम करें 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री का। तो लीनियर पेयर क्या होता है? व्हेन टू एंगल सम इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जैसे यहां पे हुआ है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। मींस लीनियर पेयर का मतलब है इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन intersect they form two pairs of opposite angles. These angles are called vertically opposite angle. देखिए किस तरह से, जैसे दो लाइन्स हैं, सपोज ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये वाली, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। When two lines intersect they form two pairs of opposite angle. यहां पे जो है ऐसा होने से कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, हमारे पास टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल मिलते हैं। देखिए एक अपोजिट एंगल का पेयर ये है और एक अपोजिट एंगल का पेयर ये है, और ये दोनों आपस में कहते हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज इसका नाम मैं दे दूं एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, सपोज ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। तो दो लाइंस को आपस में जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो दो पेयर हमें अपोजिट एंगल्स के मिलते हैं। तो देखिए एक पेयर ये हो गया अपोजिट एंगल्स का और एक पेयर ये हो गया अपोजिट एंगल्स का, और ये दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में वर्टिकली एंगल्स भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अगर एंगल 1 हमें गिवन हो 30 डिग्री का
तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 3 अगर हमें गिवन हो 60 डिग्री का, तो एंगल 4 ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगर कट ना कर रही हो तो उन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। सपोज इसको हम नाम दे दें, इस लाइन को ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो PQ लाइन और RS लाइन ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हो तो वो होती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और उन्हें हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। किस तरह से? देखिए, सपोज एक ये लाइन है, सपोज P और Q, और एक लाइन और है R और S। ये आपस में पैरेलल लाइन भी हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग इसलिए हैं, इनको अगर हम इधर से कितना भी आगे बढ़ा लें, इधर से भी कितना आगे बढ़ा लें, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह के जो लाइंस होती हैं, ये होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और इन्हीं को हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। अब हम समझ लेते हैं एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1 में ये आपको जरूर समझना है। एक्सियम 6.1 कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मीन्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कोई रे है तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देखिए, एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। इस तरह से अगर ये कोई लाइन है और ये कोई रे है और ये टू एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। देखिए, एडजेसेंट एंगल हैं ये, मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसका कॉमन वर्टेक्स होता है और एक आर्म कॉमन होती है। तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, दो एंगल बन गए। तो और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, और इनका अगर हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। तो यही हमारा जो है एक्सियम 6.1 कहता है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कोई रे है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, कोई रे है, तो दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो यही है आपका एक्सियम 6.1। अब हम समझ लेते हैं एक्सियम 6.2। देखिए, एक्सियम 6.2 इसमें हमें गिवन है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। देखिए, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो जो कॉमन आर्म होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका एडजेसेंट एंगल है। सपोज ये 55 डिग्री है, ये रे है, और ये है आपका 125 डिग्री। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये 125 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये वाली जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। यही आपका एक्सियम 6.2 कहता है, ये आपकी होगी स्ट्रेट लाइन। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन
कॉमन आर्म्स द एंगल फॉर्म अ लाइन। ये नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली आपकी कॉमन आर्म है। तो एक्सियम जो 6.2 है वो ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यही आपकी एक्सियम 6.2 है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास दोनों जो एक्सियम है 6.1 और 6.2, इनको हम लीनियर पेयर एक्सियम भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम थ्योरम में। हमारे पास थ्योरम है 6.1 और 6.6, दो थ्योरम है, दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। थ्योरम 6.1 है, इसमें कहा गया है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया तो जो अपोजिट एंगल है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो अपोजिट एंगल है ये अपोजिट एंगल हुए, और ये वाला एंगल ये भी आपस में अपोजिट एंगल हुए। सपोज मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, ये आपस में अपोजिट एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 4 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। मीन्स अगर ये 30 डिग्री है ये भी 30 होगा, ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा। इतना इजी है आपका थ्योरम 6.1। ये आपने क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पे आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नाम दे दिया गया है थ्योरम 6.1। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम 6.6 की। थ्योरम 6.6 में बोला गया है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर दो लाइंस सपोज L और M आपस में पैरेलल हैं तो एक तीसरी लाइन है N, और M और N आपस में पैरेलल हैं तो N और L भी आपस में पैरेलल होंगी। देखिए समझेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। सपोज एक ये लाइन है L और ये लाइन और एक दूसरी लाइन है M, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, L और M आपस में पैरेलल हैं। अब एक तीसरी लाइन और है और M और N आपस में पैरेलल हैं, L और M आपस में पैरेलल हैं और M और N आपस में पैरेलल हैं। अगर ऐसा है कि L और M आपस में पैरेलल हो, M और N आपस में पैरेलल हो, तो L और N ये भी आपस में पैरेलल होंगे। यही थ्योरम 6.6 कहती है। तो आपको दोबारा समझना है। देखिए अगर दो लाइंस L और M आपस में पैरेलल हैं और कोई तीसरी लाइन है N और M और N आपस में पैरेलल हैं तो L और N ये भी आपस में पैरेलल होंगी। यही हमारी थ्योरम 6.6 कहती है। बहुत इजी है। तो देखिए इफ L इज पैरेलल टू M, यानी L और M आपस में पैरेलल हो एंड M और N ये भी आपस में पैरेलल हो एंड M इज पैरेलल टू N, तो L और N ये भी आपस में पैरेलल होंगी। बस इतना सा है। देन L इज पैरेलल टू N। ये है आपकी थ्योरम 6.6। अब बात कर लेते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में है व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस the angles that are in the same side and the same position at each intersection are called corresponding angles। means देखिए when transversal cuts two parallel lines, suppose ये parallel lines हैं, एक parallel line ये है और एक parallel line ये है, ये आपस में parallel हैं और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल कट करती है। सपोज ये आपकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इनको कट कर रही है। द एंगल्स दैट आर इन द सेम साइड एंड द सेम पोजिशन, जो एंगल सेम साइड और सेम पोजिशन में बनेंगे। जैसे ये देखिए अगर मैं यहाँ इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं तो ये देखिए इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है और ये ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड में है, तो ये सेम साइड और सेम पोजीशन में हुए, तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1, इसको नाम दे दूं एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे और एंगल 1 इक्वल भी होगा एंगल 2 के। ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि सेम साइड और सेम पोजीशन में है ट्रांसवर्सल के, तो ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी तरह अगर यहां पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज ये एंगल 3 है और यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 4, तो देखिए ये भी जो पैरेलल लाइन है इसके दोनों ऊपर हैं और ये जो ट्रांसवर्सल है दोनों इसके लेफ्ट साइड में है, तो सेम साइड हुई और सेम पोजीशन हुई, तो ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4 यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 1 3 नहीं होगा, एंगल 2 और 4 नहीं होगा क्योंकि ये सेम साइड में नहीं है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और दोनों इक्वल भी होंगे, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये था आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये थे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो आज आपके चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।